हेलो मेरे प्यारे बेटा लोग। आज मैं प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट लेने आया हूँ। पिछले 5 साल के नीट पेपर्स बताते हैं कि फिजियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं और 70% स्टूडेंट इसी में गलत कर देते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वो सवाल जो आपको माइनस मार्किंग से बचाएगा। और देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो बच्चा लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी कोसेंट का क्या वैल्यू है? तो बच्चों, जानते हो तो बताओ कि पहले तो रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या होता है। ये रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या बताता है? ये एक फॉर्मूला है। ये बताता है वॉल्यूम किसका, CO2 का, कितना निकला, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, और डिवाइडेड बाय क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ये निकल रहा है, ये कितना कंज्यूम हो रहा है। तो बच्चा लोग, कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है या ग्लूकोज के लिए 1 होता है RQ का वैल्यू। और बच्चा लोग, फैट के लिए कितना होता है पता है आप लोगों को? फैट के लिए होता है 0.7, और प्रोटीन के लिए 0.9। और ऑर्गेनिक एसिड का बात हो तो उनके लिए कितना होता है, ग्रेटर देन 1। तो बच्चों याद रखना। क्या याद रखोगे? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? रेस्पिरेशन की द्वारा बाहर निकली CO2 और कितनी ऑक्सीजन यूज हुई। तो बच्चों, ग्लूकोज के लिए 1 इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जितना ऑक्सीजन खर्च होता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। याद रखना, अगर RQ 1 से कम है तो 1 से कम है तो वो क्या होगा, फैट या प्रोटीन होगा। और अगर 1 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। समझ में आया ना बेटा लोग? वेरी गुड। तो बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल नीट में बहुत फिगर बेस्ड क्वेश्चन आने लगेंगे, वो भी फिजियोलॉजी से बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इनिशियल CO2 फिक्सेशन कहाँ हो रहा है। अब ये डायग्राम दे दिया है और आपके पास ऑप्शन है। तो बच्चों, जो C4 प्लांट्स होते हैं जैसे मेज या sorghum या गन्ना में CO2 सबसे पहले कहाँ आता है, मीजोफिल सेल्स में आता है। मीजोफिल के साइटोप्लाज्म में फिक्स होता है। फिर कहाँ जाता है, और बीजोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में कौन होते हैं, एक एंजाइम होता है, किसको क्या नाम है, पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेस कहते हैं। ये CO2 लेके क्या बनाता है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट यानी पेप बनाता है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट बनाता है। इससे 4 कार्बन वाला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चा लोग, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, CO2 जुड़ता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से और 4 कार्बन प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको C4 प्लांट कहते हैं। तो सबसे पहले CO2 कहाँ मिलता है, इस मीजोफिल सेल्स में पेप कार्बोक्सिलेज से। तो बच्चों याद रखना कि सबसे पहले कहाँ आता है, मीजोफिल सेल्स में। फिर कहाँ आता है, बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ और मीजोफिल अलग अलग की वजह से इसको क्या कहते हैं, क्रैंज एनाटॉमी। इसका पूरा वीडियो अपलोड है, बच्चा लोग पढ़ना, बहुत मजा आएगा। तो बच्चा लोग याद रखना, C4 में असली शुगर मेकिंग कहाँ होता है, इन बंडल शीथ के सेल्स में होता है। लेकिन शुरुआत कहाँ होता है, मीजोफिल में। और रूबिस्को कहाँ होता है, ये बंडल शीथ सेल में होता है। तो याद रखना बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बच्चों, अलग का क्वेश्चन है कि कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं किस पे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के स्प्लिटिंग में, किस में, लाइट रिएक्शन में। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में पानी को टूटने को क्या कहते हैं, फोटोलिसिस, एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। इसी से फोटो सिस्टम 2 को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, OEC यानी ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होते हैं बच्चा लोग, मैग्नीज और क्लोरीन होते हैं, जो किसका काम करते हैं, कैटालिसिस का। मैग्नीज क्या करता है, रेडॉक्स रिएक्शन को संभालता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, जिससे पानी, किससे क्या बनता है, पानी से क्या बनता है, ऑक्सीजन, प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन, तीन चीज बच्चा लोग रिलीज होते हैं। तो याद रखना, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एमएन होता है। और क्लोरीन कहाँ होता है, ये एसेसरी कोफैक्टर होता है, तीन को मत भूलना। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कब, जब एक मॉलिक्यूल एफएडीएच2 आता है ईटीएस में। तो बच्चों ईटीएस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 होता है, कॉम्प्लेक्स 2 होता है। तो जो ये एफएडीएच2 है, ये कहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को। इस वजह से इससे, अगर ये, और एनएडीएच कहाँ देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। तो एफएडीएच क्या कर रहा है, एफएडीएच2 अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है। तो इस वजह से इससे कितने एटीपी बनते हैं, दो। और एनएडीएच कहाँ देता है, कॉम्प्लेक्स 1 से, और इसमें कितने बनते हैं, तीन। तो यहाँ क्या पूछा है बेटा लोग, एफएडीएच2, तो कितने एटीपी होंगे, टू। तो बच्चों अगला फिगर वाला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में टोटल नेट एटीपी गेन कितना होता है। तो तुम लोग देखे होंगे बेटा लोग कि ग्लाइकोलिसिस में पहले क्या होता है, एटीपी कंज्यूम होता है और बाद में क्या होता है, एटीपी बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया में बच्चा लोग टोटल 4 एटीपी क्या होते हैं, बनते हैं। लेकिन शुरुआती स्टेप्स में क्या होता है, 2 एटीपी खर्चा हो जाता है। तो टोटल एटीपी कितने बने, दो बने बेटा लोग। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर नेट में ये पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा, दो एटीपी। लेकिन याद रखो, ग्लाइकोलिसिस में किसका जरूरत नहीं होता, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता, ये भी कभी कभी पूछता है। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और इसमें क्या बनता है, इसके अलावा एनएडीएच भी इसमें बनता है, ये भी याद रखना, जो ईटीएस में जाके वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जो अगला सवाल है, फोटो रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, वेस्टफुल प्रोसेस, मतलब इससे ऊर्जा का और चीजों का हानि होता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तो बच्चों इसलिए कि इसमें ना तो एटीपी बनता है, इसमें एटीपी नहीं बनता, ना ही एनएडीएच बनता है, ये भी नहीं बनता, सब कुछ खर्ची होता है। तो इसके बजाय क्या होता है, इसमें प्लांट का 25% एनर्जी लॉस होता है। और क्या होता है, इसमें CO2 का रिलीज भी होता है। तो इसमें बेटा लोग आंसर में देखा करो, ग्लूकोज तो बन नहीं रहा है, एटीपी बन नहीं रहा है, एनएडीपीएच का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उल्टा एनर्जी लॉस हो रहा है। और एनर्जी लॉस में क्या निकल रहा है, रिलीज ऑफ CO2। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है, बी। फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल है क्योंकि इसमें रिलीज ऑफ क्या होता है, CO2। अगर नहीं रिलीज होता तो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो सकता था बेटा लोग। बच्चा लोग अगला सवाल है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो बच्चों एपिकल डोमिनेंस का मतलब है जब पौधों की एपिकल बर्ड बढ़ती रहे और लैटरल बर्ड्स क्या हो, दब जाए, मतलब एपिकल बढ़ता रहे और पास वाले छोटे छोटे होते जाए। तो ये किसके वजह से होता है, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन के वजह से होता है। लेकिन साइटोकाइन क्या करता है, इस ऑक्सिन के प्रभाव को काट देता है, तो खत्म कर देता है। अगर हमें पौधों पर साइटोन छिड़के तो बगल की कलियां भी बढ़ने लगेगी और पौधा कैसा हो जाएगा, झाड़ीदार बूशी हो जाएगा। तो सरल शब्दों में कहे तो ऑक्सीजन, ऑक्सिन क्या करता है, इसको ऊपर बढ़ाने का काम करता है, और साइटोकाइन क्या करता है, इसको, साइटोकाइनिन चौड़ा करने का काम करता है। तो एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे बच्चा लोग, साइटोकाइनिन का। लोग अगला असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहला है कि ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शन का क्या मतलब, पौधे में ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स सिंक रिलेशनशिप में। जैसे पत्तियों में खाना बन रहा है तो वो कहाँ आ रहा है, तने में, जड़ में, सब जगह जा रहा है। तो बच्चों फ्लोएम में भोजन का ट्रांसलोकेशन हमेशा कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसका कारण क्या है, सोर्सिंग रिलेशनशिप। सोर्स वो हिस्सा है जो खाना बनाता है, खाना कहाँ बनता है, फोटोसिंथेसिस से पत्ती है। और सिंक वहाँ है जहाँ खाने की जरूरत है, जैसे जड़ या फल।
तो बच्चों इसका दोनों क्या है, बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, और ये रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन बच्चों जब बसंत के मौसम में आता है तो जड़ों में जमा जो शुगर होता है ऊपर कलियों तक भी भेजी जाती है। इसलिए जरूरत के हिसाब से दिशा बदलती रहती है। यहाँ तो एक ही डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन कभी कभी जब पौधा सूख जाता है, पत्तियां गिर जाती है, तो रूट से भी ट्रांसलोकेशन क्या होता है, पत्तियों की तरफ होता है। इसीलिए ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल नहीं। जबकि अगर यहाँ फ्लोएम की जगह जाइलम लिखा होता तो बेटा लो, तो जाइलम हमेशा पानी को कहाँ भेजता है, सिर्फ ऊपर की तरफ भेजता है। इसको याद रखना। समझ में आया ना बेटा लो? वेरी गुड। बच्चा लोग अगला बात करेंगे नाइट्रोजनस एंजाइम की, जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लेकिन एक कोई चीज है जो इस नाइट्रोजनस का दुश्मन है, वो इसको रोकता है अपने काम करने से। वो क्या है बच्चा लोग? तो बच्चा लोग नाइट्रोजनस एंजाइम बहुत ही सेंसिटिव होता है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अगर ऑक्सीजन मौजूद रहा तो ये काम नहीं कर सकता है। तो हवा से नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए पूरी तरफ कौन सा कंडीशन चाहिए, एन एरोबिक कंडीशन चाहिए, जहां ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। इसीलिए कौन से पौधे में नाइट्रोजनस फिक्स होता है बच्चा लोग, ये भी क्वेश्चन आता है। लेगुमिनोसी फैमिली में पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जैसे मटर में। तो इसमें एक केमिकल पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, लेग हेमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ जोड़ देता है, ताकि नाइट्रोजनस आराम से अपना काम कर सके और सुरक्षित रह पाए। एक बात और याद रखना, इस एंजाइम से कभी कभी पूछा जाता है इसके इसके में कौन से एलिमेंट होते हैं। तो इसमें मॉलिब्डेनम और आयरन होता है, जो प्रोटीन से जुड़ा रहता है। तो इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसको बहुत याद रखना। नाइट्रोजनस में मॉलिब्डेनम और आयरन होते हैं। बच्चा लोग अगला सवाल है, कौन सा ऐसा मिनरल आयन है जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, गार्ड सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो बच्चों गार्ड सेल कहाँ होता है, स्टोमेटा में होता है। तो स्टोमेटा खुलने और बंद होने के पीछे किसका रोल है, पोटेशियम का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो जब गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम की मात्रा क्या हो, बढ़ जाती है, तो सेल के अंदर क्या होता है, पानी आने लगता है, पानी का दबाव बढ़ने लगता है, एंड ऑस्मोसिस होता है, जिससे सेल क्या होंगे, टारजीट हो जाएंगे, फूल जाते हैं और स्टोमेटा खुल जाता है। बाहर निकलना हो तो क्या होगा, सेल्स ढीले पड़ जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। याद रखना ये किससे होता है, ये पोटेशियम के वजह से होता है। और ये एक और चीज का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है, एटीपी यूज होता है। अच्छा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, C4 प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का, वो कहाँ बनता है, बंडल शीथ में, मीजोफिल में, गार्ड सेल में, या एपिडर्मिस में। तो बच्चा लोग C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन दो अलग अलग सेल्स में होता है। सबसे पहले हवा से CO2 कहाँ आता है, मीजोफिल के अंदर। तो CO2 आ गया मीजोफिल के अंदर, और फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलिक एंजाइम की मदद से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। यही चार कार्बन वाला पहला है। इसके बाद ये एसिड कहाँ चला जाता है, बंडल शीथ के सेल्स में भेजा जाता है, और वहाँ क्या होता है, कैल्विन साइकिल होता है। तो C4 प्लांट में ये क्या है, क्रैंच एनाटॉमी है। तो सबसे पहला फिक्सेशन कहाँ हो रहा है बच्चों, मीजोफिल सेल्स में हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, मीजोफिल सेल। पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंजाइम क्या है, पेप कार्बोक्सिलेज है। तो इन सब से हचक हमेशा क्वेश्चन आता है नींद में, तो बच्चों भूलना नहीं, इसको जरूर याद रखना। तो बच्चों अगला सवाल है, प्लांट हार्मोन है जिबरेलिन, इसको पहली बार किस फंगस से प्राप्त किया गया था, और वो फंगस किसको बीमार करता था। तो दोस्तों बच्चों जिबरेलिन की खोज एक दिलचस्प बीमारी से हुई थी। किसी को याद है वो कौन सा बीमारी है, उसको क्या कहते हैं, बकाने डिजीज, या इसका दूसरा नाम है फुलिस सीडलिंग डिजीज, बेवकूफ सीडलिंग डिजीज। तो बच्चों ये याद रखना, बुकाने डिजीज या फूलिट सीडलिंग डिजीज इस हार्मोन के खोज से संबंधित है, जिबरेलिन है। तो ये बीमारी बच्चा लोग किस में होता है, राइस में यानी चावल में होता है।
इससे क्या होता है, राइस के पौधे क्या हो जाते हैं, अचानक से बहुत लंबे हो जाते हैं। और लंबे तो हो जाते लेकिन बीज नहीं बनता। तो एक जापानी वैज्ञानिक थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, तुम्हारी तरह। उनको क्या नाम था, कुरोसावा। तो कुरोसावा ने पाया कि ये सब लंबे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक फंगस है जिसका क्या नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी आ सकता है। GIBBERELL, जिब्रेला। जिब्रेला, और इसका स्पीसीज क्या है, फ्यूजी कुराई। तो फंगस कौन है बेटा लोग, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो बाद में पता चला इस फंगस से पहले जिब्रेलिन अलग किया गया। तो पता चला ये जिब्रेलिन क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन कर देता है। तो इसी से जिब्रेलिन का डिस्कवरी हुआ। बच्चा लोग अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, क्योंकि वो क्या करता है, सॉइल के नाइट्रोजन को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देता है। तो बच्चा लोग, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको कौन कम करता है, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इसको हमेशा याद रखना, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और ये प्रक्रिया हमेशा कहाँ होती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में। वाटर लॉक कंडीशन होगा तो वो कंडीशन क्या होता है, एनारोबिक। और एनारोबिक कंडीशन में कौन ग्रो करता है, सूडोमोनास ग्रो करता है। बच्चों, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करता है मिट्टी में। तो वो सूडोमोनास है जो क्या करता है, डीनाइट्रीफायर है। इसके साथ एक और है, उसका भी नाम याद रख लो, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस और सूडोमोनास, इन दोनों का याद रखना, ये दोनों क्या है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। बच्चा लोग अगला सवाल ग्लाइकोलिसिस से है। क्या पूछ रहा है, किस सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, NADH और H+ रिलीज होता है। तो बच्चों, ग्लाइकोलिसिस में कई स्टेप होते हैं, इसमें एक स्टेप होता है जिसको 6 स्टेप कहते हैं। इसमें स्टेप में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, क्या नाम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसका ऑक्सीडेशन होता है किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस से, जो क्या करता है, हाइड्रोजन निकाल देता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर आते हैं। साथ ही इस स्टेप में क्या होता है, कि इर्गोनरिक फॉस्फेट भी जुड़ता है। इससे क्या बन जाता है, 1,3 फॉस्फो ग्लिसरेट बनता है। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस में यही वो इकलौता स्टेप है जहां बनता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बच्चों, ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, पाइरूवेट। लेकिन ये TCA साइकिल में खुद नहीं जाता, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एक नया चीज बनता है जो क्या करता है, TCA साइकिल में जाता है। तो बच्चों, ग्लाइकोलिसिस में क्या बना, पाइरूवेट बना। तो ये सीधा TCA में नहीं जा सकता, पहले इसको क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक लिंक रिएक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोलेशन। जहाँ क्या होता है, पाइरूवेट, एक एंजाइम आता है पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेस। पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेस क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिटाइल CoA में। और इसी स्टेप में क्या बनता है, एसिटाइल CoA बनता है। तो एसिटाइल CoA क्या होता है, TCA साइकिल में प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, एसिटाइल CoA है। तो ये वो लिंक है जो पाइरूवेट को किससे जोड़ता है, TCA साइकिल से। अगला सवाल है बेटा लोग, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए कहाँ जाता है, क्रेब्स साइकिल में। तो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए के साइकिल में एंट्री करेगा तो कितने CO2 रिलीज होंगे। तो बच्चा लोग, एसिटाइल क्लोए कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। जो जब ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है तो वो पूरी तरह से टूटकर कितने CO2 बनाता है,
2 CO2 बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? B2। तो ये प्रोसेस बेटा 2 स्टेप में होता है। एक में क्या होता है, आइसोसाइटेट से क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है। और दूसरा कब होता है, जब कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोएम बनता है। इन दोनों स्टेप क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। तो बच्चा लोग एक चीज याद रखना, ग्लूकोज से ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एसिटाइल कोए बनते हैं, 2 एसिटाइल कोए बनते हैं। तो अगर टोटल पूछा जाए कितने CO2 रिलीज होता, तो टोटल तब 4 CO2 हो जाएगा। अभी तो एक ही मॉलिक्यूल पूछा है, इसलिए आंसर क्या है, 2 है। तो बच्चे लोग अगला सवाल है कि लेग हेमोग्लोबिन का रूट नोडुल में क्या काम है। तो बच्चों, लेगुमिनस पौधे जो होते हैं उनकी जड़ में लेग हीमोग्लोबिन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये किसको पकड़ता है, ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ लेता है और उसको सोख लेता है। इससे नाइट्रोजनस जो एंजाइम है वो क्या है, वो आसानी से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। तो बच्चा लोग इसका क्या काम होगा, ऑक्सीजन को पकड़ना, ऑक्सीजन का स्कैवेंजर है। बच्चा लोग अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रिया में जो ईटीएस होता है, उसमें अल्टीमेट एक्सेप्टर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है। तो बच्चा लोग, माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक का सफर करता रहता है, लेकिन इस पूरे चेन का अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन न केवल इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, बल्कि क्या करता है, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। याद रखना, ऑक्सीजन ही क्या है, वो टर्मिनल टेरेन है जो पूरे प्रोसेस को चालू रखता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ईटीएस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और एटीपी बनना बंद हो जाएगा। बच्चों अगला सवाल है, टीसीए साइकिल में एक स्टेप होता है जहां सक्सिनिल कोए से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड, जिससे क्या रिलीज होता है, जीटीपी। तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों, टीसीए के द्वारा जब ये जीटीपी बनता है, किससे बनता है, जीटीपी से बनता है, क्योंकि ये एटीपी या जीटीपी हो बिना किसी ईटीएस या प्रोटॉन ग्रेडियंट के सीधे एक केमिकल रिएक्शन से बन रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो याद रखना, क्रेब साइकिल का ये सिंगल स्टेप है। कौन सा, सक्सिनिल कोए से सक्सिनिक एसिड, जिसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी डायरेक्ट एनर्जी बनता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फोटो सिस्टम 2 में जो PS2 होता है रिएक्शन सेंटर, उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए होते हैं। उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होता है। तो बच्चा लोग, जो PS2 है जिसमें रिएक्शन सेंटर में कौन है, क्लोरोफिल है, वो कौन सा रोशनी को सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर को। वो कौन सा कलर होता है, रेड लाइट होता है। तो याद रखना, रेड लाइट की वेवलेंथ को वो सबसे ज्यादा सोखता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, तुम लोग नाम याद जानते हो कि इसको क्या कहते हैं, P680 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, C4 प्लांट C3 प्लांट की तुलना में क्यों ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो बच्चों, जैसे C4 प्लांट, जैसे मक्का, गन्ना, ये C3 प्लांट से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, जो कि वो एक वेस्टफुल प्रक्रिया है। बच्चों अगला सवाल पूछ रहा है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए कैल्विन साइकिल को कितने बार, कितने कैल्विन साइकिल का जरूरत होगा। तो बच्चों याद रखना, कैल्विन साइकिल के एक साइकिल में कितना CO2 यूज होता है, सिर्फ एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है। और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो इसका मतलब कितना बार साइकिल चलना पड़ेगा, 6 बार साइकिल को चलना पड़ेगा। और बच्चा लोग याद रखना कि एक 6 चक्कर के दौरान इसको कितना एटीपी लगता है, ये भी कभी कभी आता है, 18 टोटल एटीपी लगेगा और 12 NADPH लगेगा। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे याद रखना कि एक राउंड के लिए कितना चाहिए होता है, 2 ATP और 3 NADP, सॉरी 2 NADPH और 3 ATP जरूरत होता है एक कैल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए। तो अगर 6 ग्लूकोज को फिक्स करना हो तो 6 कार्बन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको 3 से। और कार्बन एक CO2 निकालने के लिए एक साइकिल, तो 6 कार्बन बनने के लिए 6 साइकिल, 6 CO2 को
फिक्स करना पड़ेगा। तो साइकिल कितना बार चलेगा? 6 बार। तो अगला सवाल है, फोटो रेस्पिरेशन किस किस ऑर्गेनल्स में होता है और उसका सही सीक्वेंस क्या है? तो बच्चों, इसको याद रखना, फोटो रेस्पिरेशन को और क्या कहते हैं? इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। तो ये भी कभी पूछा जाता है। तो ये प्रक्रिया 3 अलग अलग ऑर्गेनल्स के बीच चलती है। तो इसका सही क्रम कैसे याद रखा है? CPM, यानी क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और अंत में माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी शुरुआत बच्चों क्लोरोप्लास्ट में होती है, जहां रूबिस्को किससे जुड़ जाता है? ऑक्सीजन से। और क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन बनता है। इसका आंसर होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसके बाद इसके आगे के स्टेप पैरोक्सिसम और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरे होते हैं। तो अगला सवाल है, रूबिस्को एंजाइम कब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करता है? तो बच्चों, रूबिस्को एक अनोखा एंजाइम है। इसके पास दो स्वभाव है। ये ऑक्सीजन भी से भी जुड़ सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी। तो जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और CO2 कम हो जाता है, तो क्या होता है? खासकर तेज धूप के कंडीशन में। तो क्या होता है? और गर्मी में, तब रूबिस्को अपनी कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी छोड़ के कौन सा एक्टिवेट करने लगता है? ऑक्सीजनेस की तरह। और जिससे क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। तो और इससे क्या होता है? ऊर्जा बर्बाद होती है। तो ऑक्सीजनेस कब होगा? जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई हो जाए या बहुत गर्मी या तेज धूप हो। बच्चों, अगला क्वेश्चन है फोटो पीरियोडिज्म से। फोटो पीरियोडिज्म मतलब कितने समय का पौधे पे लाइट पड़ रहा है। तो इसका सवाल है कि प्लांट के कौन से ऑर्गेन में या किस पार्ट में फोटो पीरियोडिज्म का स्टिमुलेट प्लांट रिसीव करता है। तो बच्चों, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पौधों में फूल खिलने का संदेश यानी कलियां बर्ड से आता है, पर असल में फोटो पीरियोडिज्म यानी दिन की लंबाई को महसूस करने का काम किसका है? लीव्स का है। पत्तियों में एक बच्चों खास पिगमेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं? फाइटोक्रोम। तो ये जो फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है, ये प्रकाश की रोशनी को भाप लेता है। जैसे ही सही मात्रा में रोशनी मिलती है, पत्तियों में फूल खिलने वाला हार्मोन, इसका नाम पता है बच्चे लोग? फूल खिलने वाले हार्मोन को कहते हैं फ्लोरीजेन। बन फ्लोरीजेन होता है। और वो कहाँ बनता है? वो शूट एपेक्स तक जाकर फूल खिलने को सिग्नल देता है। तो फोटो पीरियोडिज्म को कौन परसीव करता है? हमेशा याद रखना बच्चों, लीव्स। तो अगला सवाल है कि सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में कब सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ होता है? तो बच्चों, अगर सिग्मॉइड कर्व बनाया जाए तो वो कैसा दिखने के में होगा? कुछ इस तरह का होगा। इसको क्या कहते हैं बच्चों? लैग फेज। इसको लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। और ये ऊपर जाके स्टेशनरी फेज आता है। तो बच्चों, सिग्मॉइड कर्व में जो सबसे खड़ा हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज करते हैं। इसी दौरान क्या होता है? पौधे या बैक्टीरिया सबका ग्रोथ सबसे फास्ट होता है। सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। लैग फेज क्या होता है? ये स्लो फेज होता है, धीमा होता है। और स्टेशनरी फेज तक आते आते रिसोर्सेस कम हो जाते हैं। तो असली धमाका कहाँ होता है बच्चा लोग? लॉग फेज में। जो अगला क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड किसका उल्टा है, किसका दुश्मन है? तो तो बच्चों, एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नेम क्या है? स्ट्रेस हार्मोन। तो इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। और नीट के लिहाज से इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिब्रेलिन्स है। इनका सबसे बड़ा मुकाबला बीज को लेकर होता है, जहां जिब्रेलिन क्या कहता है? सीड्स के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है? सीड डोर्मिनेंसी को बढ़ाता है, बनाए रखता है। इसीलिए जीए क्या है? एब्सिसिक एसिड का दुश्मन। बच्चों, अगला सब क्वेश्चन है वर्नेलाइजेशन, यानी पौधे को कम तापमान देकर समय से पहले फूल खिलने के लिए तैयार करना। तो ये किस साइड से पौधा इस वर्नेलाइजेशन को, सिग्नल को, कर्व टेम्परेचर को रिसीव करता है? तो बच्चों, पत्तियां क्या करती थी?
फोटोपीरियोडिज्म के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? लीव्स। लेकिन वर्नलाइजेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? शूट एपेक्स या मेरिस्टेम। तो बच्चों शूट एपेक्स या एम्ब्रियो भी कभी कभी इसको रिसीव करता है। बच्चों यहाँ अगला सवाल है कि एक मॉलिक्यूल सुक्रोज बनाने के लिए C4 प्लांट्स में, याद रखना C4 में कितने एटीपी का जरूरत होगा? तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, एक ग्लूकोज के लिए कितना एटीपी जरूरत होता है C4 प्लांट में? 30 एटीपी का। लेकिन यहाँ सवाल में क्या पूछा है? सुक्रोज। तो सुक्रोज में बच्चा लोग क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। तो इसके लिए भी कितना एटीपी जरूरत होगा? 30। तो टोटल कितना एटीपी चाहिए? ऑप्शन बी 60। तो बच्चों एग्जाम में ग्लूकोज और सुक्रोज का ध्यान रखना। तो ये 30 कहाँ से आया? तो बच्चे लोग एक कार्बन को एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी चाहिए? 5 एटीपी। तो इस हिसाब से 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। और बच्चा लोग अगर ये क्वेश्चन C3 पौधे में पूछ लेता, तो C3 पौधे के लिए हो, तो इसके लिए एक CO2 फिक्स करने के लिए कितना एटीपी चाहिए होता है? 3 एटीपी चाहिए होता है। तो अगर ग्लूकोज के बारे में पूछ ले तो कब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 3 इंटू 6 18 एटीपी। और अगर सुक्रोज पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 यानी 36 एटीपी। तो ये सब याद रखना बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगला सवाल है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, उसमें क्या रहता है? तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का आखिरी हिस्सा होता है। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को और क्या कहते हैं? इसको कॉम्प्लेक्स 4 भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। इसमें क्या होता है? साइटोक्रोम होता है, साथ ही 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं, साथ ही क्या होते हैं? ऑक्सीजन तक पहुंचाने में ये मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर्स। तो बच्चों इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, कॉपर सेंटर्स की संख्या भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें याद रखना, इसमें कितने कॉपर सेंटर्स है? 2 होते हैं। तो बच्चों यहाँ फिगर बना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और क्वेश्चन क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? डी ऑक्सीजन, FAD या वाटर? तो बच्चों याद रखो, सांस लेने के लिए किस चीज का जरूरत होता है? ऑक्सीजन का। इसका असली जवाब कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज का अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन। इसको टर्मिनल एक्सेप्टर भी कहते हैं। तो ये केवल इलेक्ट्रॉन को ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि मैट्रिक्स में प्रोटॉन भी देता है, और बाद में क्या बनाता है? वाटर भी बनाता है। तो इसको जरूर याद रखना। जो अगला असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो असर्शन क्या कर रहा है कि पानी हमेशा कहाँ से मूव करता है? हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल। दूसरा रीजन क्या है? वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में वाटर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों वाटर पोटेंशियल का मतलब है पानी की फ्री एनर्जी। नियम बहुत सीधा है, पानी हमेशा क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है, जैसे ऊंचाई से नीचे की ओर। लेकिन ध्यान रखना, शुद्ध पानी का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0, जो कि सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही इसमें कोई सॉल्यूट मिलता है, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इसलिए पौधों की कोशिकाएं में हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, ना कि पॉजिटिव। तो असर्शन तो सही है और रीजन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। तो एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस है केमियोस्पोटिक हाइपोथेसिस, जो किससे लिंक है? एटीपी सिंथेसिस से। तो ये एटीपी सिंथेसिस किसके वजह से होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो दोस्तों एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था? पीटर मिशेल। तो पीटर मिशेल जो साइंटिस्ट थे, यही कीमियोस्मोटिक थ्योरी हाइपोथेसिस दिए थे। तो एटीपी का बनना किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट से होता है। और जो कहाँ होता है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है, जहाँ प्रोटॉनों का नंबर बढ़ता है और ऊर्जा का भंडार होता है। बच्चों अगला सवाल है
कंपेंसेशन पॉइंट में नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में क्या होता है? तो कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब होता है जहां फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन के द्वारा निकली सारी CO2 प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस से निकला सारा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आ जाता है। इसीलिए वातावरण के साथ गैसों का नेट एक्सचेंज क्या हो जाएगा बच्चा लोग, जीरो हो जाएगा। तो इसको याद रखना। और इस पॉइंट पर एक और क्वेश्चन आ सकता है, नेट प्रोडक्टिविटी क्या कितना होगा? तो बच्चों नेट प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जा रहा है जाएगा, जीरो। तो दोनों जीरो है, इसको ध्यान देना। बच्चों अगला सवाल है, C4 प्लांट में राइट रिएक्शन और डाइट रिएक्शन कैसे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं? समय से, जगह से सेपरेट नहीं होते, या ऑर्गेनेल से। तो बच्चों जो C4 पैदा है, जैसे मक्का हो, गन्ना हो, इसमें क्या होता है, स्पेशल सेपरेशन होता है। यहाँ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अलग अलग जगह होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, बीजोफिल सेल्स में, जहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। जबकि कैल्विन साइकिल कहाँ होता है, बंडल शीट सेल्स में होता है और सुरक्षित रहता है। इस तरह रूबिस्को को ऑक्सीजन से दूर रखते हैं और फोटो रेस्पिरेशन को रोकते हैं। जो एक साइंटिस्ट थे वैन नील, उन्होंने प्रूव किया जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस से, वो कहाँ से आती है। तो बच्चों पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, CO2 से ही ऑक्सीजन आता है। लेकिन कॉर्नियस वार्निल ने इस धारणा को बदल दिया। उनने बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया, किसमें, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। और स्टडी में क्या देखा, वो बैक्टीरिया को पानी की जगह क्या दिए थे, H2S दिए थे, और ऑक्सीजन के बदले वो क्या निकाले, सल्फर निकाले। इससे साबित हो गया कि पौधों में निकलने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पानी से आता है, वाटर से आता है। तो ये याद रखना, ये CO2 से नहीं, कहाँ से आता है, वाटर से आता है। इसके बाद दो और साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, रूबेन और कैमेन। तो इन्होंने क्या किया था, हेवी ऑक्सीजन आइसोटोप यूज करके O18 से भी ये करके दिखाया था कि वाटर से ही क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। बच्चों नेक्स्ट फिगर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ स्टोमेटा का गार्ड सेल दिखाया गया है, और इसमें पोटेशियम का, वाटर का, सबका एंट्री एग्जिट दिखाया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस वजह से स्टोमेटा ओपन होता है? तो स्टोमेटा फूटने की प्रक्रिया बच्चों तब शुरू होता है जब गार्ड सेल के अंदर कौन आता है, पोटेशियम एंट्री कर रहा है। यहाँ दिखाया जा रहा है कौन एंट्री कर रहा है, पोटेशियम आयन एंट्री करते हैं। इससे सेल के अंदर क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस होता है। तो इसको भी याद रखना, पोटेशियम तो एंट्री करेगा जिससे क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा, और क्या होंगे, वो टर्जिट हो जाएंगे। क्योंकि गार्ड सेल की दीवारें मोटी होती है और बाहरी दीवारें पतली होती है, फूलने पर वो बाहर की ओर क्या होगा, खिंचता है, और स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाता है। इसमें एक और पॉइंट याद रखना बच्चों, इसमें इसका बहुत रोल होता है, इसका सेलुलोज माइक्रोफाइबिल्स का। जो ये एक्सपैंड होते हैं, ये सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स के रेडियल ओरिएंटेशन की वजह से होते हैं। तो इसको भी याद रख सकते हो। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कितने प्रोटॉन आयन को पास करना होगा F0 से कि एक ATP बने? तो बच्चों पुराना जो एनसीईआरटी सिलेबस था उसमें दो लिखा था, लेकिन अब रिवाइज हो गया है, और अभी क्या है, कम से कम 4 प्रोटॉन्स चाहिए, उससे गुजरेगा तभी जाके क्या बनेगा, एक ATP बनेगा ADP से। बेटा लोग अगला सवाल है कि कैल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज के लिए कितने NADPH का जरूरत पड़ता है? तो बच्चों कैल्विन साइकिल के एक चक्कर में, यानी एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 2 NADPH का जरूरत होता है। तो चूंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा लोग, 12। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी। और कभी कभी पूछता है कितना साइकिल चलना पड़ेगा, तो एक साइकिल में एक, तो टोटल कितने साइकिल होंगे, तब 6 साइकिल होगा, 6 बार घूमना होगा। साथ ही बच्चों याद रखो,
कि इस हिसाब से एक पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल 12 NADPH तो लगता ही है। और कितने ATP लगते हैं? टोटल 18 ATP भी यूज होते हैं। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, या दोनों साथ में पूछ दे तो 12 NADPH लगेगा और 18 ATP। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम को वारबर्ग एंजाइम भी कहते हैं? तो बच्चा लोग जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेस होता है उसको वारबर्ग एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि इसको कौन खोजा था? ओटो ओटो वारबर्ग ने इसका डिस्कवरी किया था। बच्चा लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये एक आयरन कंटेनिंग एंजाइम है जो रेस्पिरेशन के कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन्स में कॉम्प्लेक्स 4 में पाया जाता है। और क्या काम करता है? ऑक्सीजन को पानी में बदलने के लिए। एक चीज और याद रखो बच्चा, जो साइनाइड होता है, जो साइनाइड पॉइजनिंग होता है, वो इसी एंजाइम को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो इससे रेस्पिरेशन रुक जाता है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। कौन? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है टमाटर में? तो बेटा पार्थेनोकार्पी क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना। तो टमाटर के बीज रहित फल यानी सीडलेट फ्रूट पैदा करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है। जब फ्लावर्स पे ऑक्सिन लगाया जाता है तो ओवरी बिना पॉलिनेशन के ही फ्रूट में बदल जाती है। तो इसको याद रखना, बहुत एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। ये यूनिवर्सल पाथवे है और ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में हो सकता है। इसके लिए किसका जरूरत नहीं है? ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। और इसके अंत में क्या बनता है? दो मॉलिक्यूल पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड का। तो इसको भी याद रखना। बच्चों क्रेब साइकिल का कौन सा वो इंटरमीडिएट है जो क्लोरोफिल बनाने में यूज होता है? तो बच्चों इसका आंसर है सक्सिनिल कोए। ये केवल एनर्जी बनाने में ही काम नहीं आता, क्लोरोफिल के निर्माण में भी यूज होता है। ये जुड़ा होता है किससे? एक एमिनो एसिड जिसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन किससे जुड़ता है? एमिनो ल्यूबोनिक एसिड। इनसे बढ़ता है क्या? क्लोरोफिल का पोरफायरिन रिंग। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सक्सिनिल कोए। बच्चों अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा हार्मोन है जो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है? किसमें? क्यूकम्बर में। तो दोस्तों खीरा यानी क्यूकम्बर की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इथाइलिन का स्प्रे करते हैं। ये क्या करता है? फीमेल फ्लावर्स के नंबर बढ़ाता है, जिससे ज्यादा फल लगते हैं और किसानों को फायदा होता है। बाजार में इसको किस नाम से बेचा जाता है? इथेफॉन। इसका कॉमर्शियल ब्रांड नेम क्या है? इथेफॉन। तो कभी इथेफॉन भी पूछा जा सकता है कि इथेफॉन क्या है। और अगर मेल फ्लावर को बढ़ाना हो तो किसका छिड़काव किया जाता है? जिबरेलिन का। तो इसको भी याद रखना, नीट में इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो बच्चों रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ? इनर मेम्ब्रेन में। तो इसका मुख्य एंड प्रोडक्ट क्या है? एटीपी। लेकिन बच्चों सिर्फ एटीपी ही नहीं बनता, इसमें और क्या बनता है? वाटर। तो बच्चे कभी कभी हड़बड़ी में एटीपी लगाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एटीपी एंड वाटर दोनों। बच्चों अगला क्वेश्चन है, वाटर मूव्स फ्रॉम। तो पानी का बहाव हमेशा कहाँ से होता है? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। क्योंकि प्योर वाटर का पोटेंशियल कितना होता है? 0। जो सबसे ज्यादा है, जैसे इसमें नमक या चीनी घोलते हैं तो क्या हो जाता है? इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। और हमेशा याद रखना, पानी हमेशा लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ खुद ब खुद जाता है। इसलिए याद रखना, जितना ज्यादा नेगेटिव पानी उतना ही तेजी से खींचा चला आएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एसेंट ऑफ सैप किसके वजह से होता है?
तो बच्चों पौधे में पानी के ऊपर चढ़ने को क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। और ये मेनली किसके वजह से होता है? ट्रांसपीरेशन पूल की वजह से। जब पत्तियों के स्टोमेटा से पानी भाप बनकर उठता है तो जाइलम में जबरदस्त खिंचाव यानी पुल पैदा होता है। पानी के अणुओं के बीच कोहेजन और जाइलम के दीवारों के बीच क्या होते हैं? एडहेशन होते हैं। इसी वजह से एक पानी का लंबा लाइन बन जाता है जो सैकड़ों फीट ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखना बच्चा लोग, ये क्या होता है? पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें कोई एटीपी यूज नहीं होता, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है C4 प्लांट C3 से क्यों ज्यादा एफिशिएंट है? क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन को कम किया जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है? क्रैंज एनाटॉमी होता है। लाइट और डार्क रिएक्शन अलग अलग जगहों पे होते हैं। तो जो अगला सवाल है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट में कौन सा एंजाइम है? ये सबस्ट्रेट नहीं पूछ रहा है, एंजाइम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज। तो ये एंजाइम बहुत ही खास है बच्चों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की आदत नहीं है, जिससे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ये कहाँ पाया जाएगा? ये मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये CO2 को पेप के साथ जोड़ के क्या बना देता है? ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जो अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों इसमें कौन कौन है? एजिटोबैक्टर भी करता है, राइजोबियम भी, तो दोनों बी और सी। तो एजिटोबैक्टर क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट के पास होता है, क्योंकि इसमें कौन सा एंजाइम होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। और राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं? ये मटर की जड़ों में पाए जाते हैं। एजिटोबैक्टर और एनाबिना कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्री रहते हैं। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया कौन कौन है? एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सब भी क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। तो इनको याद रखना, इनका नाम एनाबिना, नॉस्टॉक, एजिटोबैक्टर और राइजोबियम। तो बच्चों किस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा को बंद करने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या है? एब्सिसिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेस हार्मोन। बच्चा लोग याद रखना, जब भी पौधे को पानी की कमी होता है तो क्या होता है? ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है और गार्ड सेल्स को क्या करता है? पोटेशियम आयंस को बाहर निकाल देता है, जिससे सेल्स का पानी भी बाहर निकल जाता है, वो फ्लैसिड होते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो याद रखना, एबीसी एफसीसी कैटिस किसको कम करता है? ट्रांसपीरेशन को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसपीरेशन को कौन एंजाइम कम करता है? तो आंसर क्या होगा? ABA यानी एब्सिसिक एसिड। बच्चों अगला एक्सर्शन इंसर्शन क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन रिलीज होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन रिलीज कब होता है? फ्रॉम CO2 से होता है, ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। तो बच्चों पहला बात तो सही है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन ये ऑक्सीजन CO2 से नहीं आता, किससे आता है? पानी से, वाटर से। तो ये तो सही है, आर क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। बच्चों इसमें क्या पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो का क्या है? तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये जेट स्कीम दिख रहा है। जैसे ही लाइट एनर्जी आता है कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो बच्चों याद रखना, स्टार्ट किससे होता है? PS2 से, फिर कहाँ जाता है? PS1, और लास्ट में किसके पास है? NADP+। तो बच्चों हम लोगों का जो ये सीरीज था यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी का, यही खत्म होता है। हम लोगों ने 50 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए और इससे रिलेटेड देखे हैं। तो आप बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, और अगला आप कौन से यूनिट से MCQ करना चाहेंगे ये भी कमेंट कर सकते हैं। या किस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो भी मेंशन करें, तो उस टॉपिक पे भी बायो गुरु कोशिश करेंगे वीडियो बना दे। तो बच्चों हंसते रहो, खेलते रहो और MCQ प्रैक्टिस करते रहो। टाटा बाय बाय।